नमस्कार दोस्तों। आज इतिहास का अध्याय नंबर 4 पढ़ेंगे। 20 युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है 20 युद्धों का इतिहास। इस वीडियो को मैंने 2 भागों में बनाया। पहले मैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा है, इसलिए मैंने इसे 2 भागों में बांट दिया। विश्व युद्ध को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो आज देश की स्थिति देखते हैं, ये कहीं न कहीं विश्व युद्धों के कारण देखने को मिलता है। आज भी बहुत सारे देश संघर्ष करते हैं, मतलब एक दूसरे देश से लड़ते नज़र आ रहे हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे यूक्रेन हो गया, रूस हो गया, इजराइल हो गया, फिलिस्तीन हो गया। ये सारे देश क्या कर रहे हैं? युद्ध संघर्ष कर रहे हैं अपने अपने ज़मीन को बचाने के लिए। तो ये कोई नई घटना नहीं है, ये इतिहास से ही देखने को मिला है। चलिए हम समझते हैं विश्व युद्ध था क्या, इसके कारण क्या रहे, है ना, ये कब से कब हुआ, ये सारी बातों को समझेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में समझ जाइएगा। प्रथम विश्व युद्ध का जो घटना हुआ 1914 में शुरू हुआ और 1918 में समाप्त हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में समझने से पहले उसके कुछ पॉइंट हैं, उस पॉइंट को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उस पॉइंट के बिना आप विश्व युद्ध को समझ ही नहीं सकते। क्योंकि यह जो है ना, बहुत ही जटिल प्रक्रिया रही है इस युद्ध का, है ना। आपको इसके कुछ पॉइंट समझने पड़ेंगे, उसके बाद आप युद्ध को अपने दिमागों में रिलेट कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। मैंने कोशिश किया है विश्व युद्ध को सरल भाषा में समझाने का, उसे पॉइंट बाय पॉइंट सिस्टमैटिकली मैंने लिखा है, और विश्व युद्ध की घटनाक्रम को मैंने समझाया कि कौन सी घटना पहले घटा है ना। ये सारी बातों को अच्छे तरीके से मैं सजाकर लिखा हूँ, ताकि आपको समझने में कोई भी तकलीफ नहीं हो। चलिए समझते हैं। पहले आप विश्व युद्ध से पहले समझिए साम्राज्यवाद, है ना। साम्राज्यवाद था क्या? साम्राज्यवाद का अर्थ होता है कि मैं पढ़ता हूँ फिर समझाऊंगा। जब कोई विकसित और शक्तिशाली राष्ट्र सैन्य बल, कूटनीति या आर्थिक दबाव के माध्यम से किसी अन्य देश के राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर अपना अधिपत्य जमा लेता है, तो इसे साम्राज्यवाद कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य उस कमजोर देश के संसाधनों का उपयोग अपने लाभ के लिए करना और वहाँ अपने तैयार माल के लिए बाजार बनाना होता है। सीधी सी बात है। अब इससे पहले फ्रांसीसी क्रांति पढ़ें, इससे पहले अमेरिकी क्रांति पढ़ें। अमेरिकी क्रांति में आप ये पढ़े होंगे कि जहाँ उपनिवेश को बसाया जा रहा था, मतलब उपनिवेश बनाया जा रहा था विकसित और विजित राष्ट्रों के द्वारा। उसी तरह उसी को हम क्या कहते थे? साम्राज्यवाद कहते थे। मतलब अपना अधिपत्य दूसरे देशों में जमाना। जो विकसित और शक्तिशाली राष्ट्र थे, दूसरे देशों में जाकर अपना अधिपत्य जमाते थे, और वहाँ के जो संसाधन थे, जो कच्चा माल थे, ले जाकर निकाल कर अपने बाजार में उसे बेचते थे या अपने प्रयोग में उसे लाते थे। उसे ही साम्राज्यवाद कहा गया। समझिए साम्राज्यवाद हुआ क्यों? साम्राज्यवाद इसलिए हुआ क्योंकि औद्योगिक क्रांति का कारण था। औद्योगिक क्रांति था क्या, ये समझिए पहले। यह 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन से शुरू हुई एक प्रक्रिया थी, जिसमें हाथों से सामान बनाने के बजाय मशीनों और कारखानों का उपयोग शुरू हुआ। भाप के इंजन, नई मशीनों और लोहे कोयले के बढ़ते उपयोग ने उत्पादन की गति को कई गुना बढ़ा दिया। अब क्या हुआ? लोगों के पास पैसा हुआ, लोग फैक्ट्री लगाना शुरू किए, खास करके ब्रिटेन की, क्योंकि पूरे विश्व में ब्रिटेन का सबसे ज़्यादा उपनिवेश था उस समय। तो ब्रिटेन ने क्या लगाया? कारखाना अपने देश में लगाना शुरू किया, जिसके लिए उसे कच्चा माल की जरूरत होने लगी। उसने अपने उपनिवेश देशों से उस कच्चे माल को निकलवाकर अपने देश में लाया, जिस कारण अपना साम्राज्यवाद को बढ़ाने के लिए बहुत सारे देशों में अपना उपनिवेश बसाया और उस देशों को गुलाम बनाया। ब्रिटेन इसी के रास्ते में यूरोप के बहुत सारे देश चल पड़े थे। फ्रांस भी थे उसमें, जर्मनी भी थे, है ना। तो ये औद्योगिक क्रांति था। हाथों से सामान बनाकर मशीनों से बनाने का प्रचलन शुरू हो गया था, जिस कारण ही क्या हुआ? साम्राज्यवाद का भी विस्तार हुआ। अब समझते हैं औद्योगिक क्रांति और साम्राज्यवाद का संबंध क्या था। मैं पढ़ता हूँ। औद्योगिक क्रांति ने साम्राज्यवाद को जन्म दिया, जो आगे चलकर युद्धों का कारण बना। मैं समझा चुका हूँ। कच्चे माल की जरूरत, ये सारी बातें मैं समझा चुका हूँ। मैं पढ़ देता हूँ। कच्चे माल की जरूरत, कारखानों को चलाने के लिए भारी मात्रा में कपास, लोहा और अन्य कच्चे माल की आवश्यकता थी, जिसके लिए यूरोपीय देशों ने एशिया और अफ्रीका में अपने उपनिवेश बनाना शुरू किया। बाजारों का विस्तार, मशीनों से बने तैयार माल को बेचने के लिए बड़े बाजारों की जरूरत थी। इसके लिए शक्तिशाली देशों ने कमजोर देशों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। औद्योगिक क्रांति ही क्या दिया? साम्राज्यवाद को जन्म दिया। आप वो समझ रहे होंगे, मतलब आप सोच रहे होंगे सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं। ये सब मैं इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ कि जब आगे मैं पढ़ूंगा तो प्रथम विश्व युद्ध सीधा आपके दिमाग में रिलेट कर जाएगा। अगर मैं ये सब पॉइंट नहीं पढ़ाता अभी, तो डायरेक्ट मैं प्रथम विश्व युद्ध पढ़ना शुरू कर दूँ, तो आपको सारी बातें छूट जाएगी, ये सब सारी बातें छूट जाएगी, है ना। इसलिए मैंने इसका एक आधार, एक फाउंडेशन शुरू किया हूँ, और इस पर धीरे धीरे प्रथम विश्व युद्ध तक जाऊँगा। समझिए प्रथम विश्व युद्ध में भूमिका इसका क्या था, साम्राज्यवाद और औद्योगिक क्रांति का। समझते हैं औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटेन और फ्रांस पहले बहुत सारे उपनिवेश बना चुके थे। ब्रिटेन और फ्रांस इसमें क्या थे? अग्रणी थे, एकदम आगे थे उपनिवेश बनाने में। जर्मनी और इटली भी इस दौड़ में बाद में शामिल हुए। मतलब जर्मनी और इटली भी सोचे कि हम भी उपनिवेश बनाना शुरू करें, लेकिन वो तेजी से प्रगति कर रहे थे। मतलब जो उसकी रफ्तार थी बहुत तेज थी। 1914 ईस्वी तक जर्मनी औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी आगे निकल चुका था, और ब्रिटेन फ्रांस को पीछे छोड़ने लगा था। तो फ्रांस पिछड़ रहा था, ब्रिटेन ने फ्रांस को छोड़ दिया, जर्मनी बहुत आगे निकल चुका था। जर्मनी को भी उद्योगों के लिए कच्चा माल और बाजार चाहिए था, जिसके लिए उसने तुर्की के सुल्तान से मिलकर बर्लिन बगदाद रेलवे लाइन बिछाने की योजना बनाई। फ्रांस और रूस ने इसका कड़ा विरोध किया, क्योंकि इससे उनके व्यापारिक हितों का खतरा था। अब क्या, जर्मनी को भी उद्योग चाहिए, तो उसने अपने कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए एक क्या लाइन बिछाया, रेलवे लाइन बिछाई, जिसका नाम था बर्लिन से बगदाद, है ना। कौन वहाँ तुर्की का सुल्तान का जो नाम था, यहाँ पे तो मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे भी ध्यान नहीं, लेकिन ये आप समझ लो, तुर्की के सुल्तान से मिलकर उसने बर्लिन बगदाद रेलवे लाइन बिछाने का काम किया। तो तुर्की से कच्चा माल लाकर जर्मनी में उद्योगों का निर्माण किया जाएगा, जिस कारण इसका विरोध किसने किया? फ्रांस किया और रूस ने किया। फ्रांस और रूस के कड़े विरोध के कारण युद्धों का मामला और ही क्या हो गया? गर्म हो गया। आगे समझते अगला पॉइंट, सैन्यवाद और तकनीक। सैन्यवाद क्या था, तकनीक क्या था? औद्योगिक क्रांति ने युद्धों को और अधिक विनाशकारी बना दिया। अब कारखानों में बड़े पैमानों पर घातक हथियार, तोप और गोला बारूद बनना संभव हो गया। कारखाना बना तो लोग क्या हो, सेना को अपने सेना को हथियार देना शुरू किया, क्योंकि सेना को मजबूत होना ही उसके उपनिवेश का नियंत्रण को दर्शाता था। अगर उसका सेना मजबूत नहीं होगा, तो अन्य देशों की सेना उसके उपनिवेश को अपने हाथों कब्जा कर लेगा। इसलिए अपने सेना को क्या करना लगा? सभी देश, जितने भी शक्तिशाली राष्ट्र, जैसे फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, सभी अपने देश को मजबूत करना शुरू कर दिया, जिस कारण उसने नए नए हथियार बनाना शुरू कर दिए।
1912 में, अगला समझते हैं, 1912 में जर्मनी इम्परेटर नामक उस समय का सबसे बड़ा जहाज बनाया जिसने ब्रिटेन के समुद्री आधिपत्य को चुनौती दी। मतलब एक जहाज, समुद्री जहाज बनाया जिसका नाम था इम्परेटर। उसने ब्रिटेन ब्रिटेन का जो समुद्री इलाका पर जो कब्जा था उसको क्या दे दिया, एक बड़ी चुनौती देने का काम किया। किसने? जर्मनी ने। अगला प्रतिस्थापन समझते हैं, रेल और जहाज़ों के जाल ने सैनिकों और हथियारों को युद्ध के मोर्चे तक तेजी से पहुंचाना आसान बना दिया। कहने का मतलब रेल और जहाज के निर्माण के कारण जर्मनी जर्मनी हो गया, रूस हो गया, इंग्लैंड, ब्रिटेन हो गया, ये सब क्या हो गया, युद्ध के मुहाने तक पहुंच चुका था। इतना मतलब औद्योगिक विकास हुआ जिस कारण युद्ध होना ही संभव था एकदम। मतलब लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, कंपटीशन कर रहे थे कि भैया मेरा उपनिवेश ज़्यादा है, हम इस पे ज़्यादा कब्जा करेंगे और इसे कच्चा माल लेकर अपने उद्योग में बनाएंगे और बाजार में बेचेंगे। ये सारा प्रतिस्पर्धा के कारण युद्ध का क्या क्या हो रहा था, युद्ध पनप रहा था। मतलब दो देशों के बीच में युद्ध पनप रहा था। आप समझिए 20 युद्धों पर इसका प्रभाव क्या पड़ा, है ना। समझते, औद्योगिक क्रांति ने देशों को आर्थिक रूप से शक्तिशाली तो बनाया, है ना, लेकिन उनके बीच बाजारों और संसाधनों के लिए ऐसी होड़ पैदा कर दी कि पूरा यूरोप गुटों में बढ़ गया। अंततः विनाशकारी विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। मैंने बताया था कि लोग अपना प्रतिस्पर्धा, मतलब अपना कंपटीशन को बढ़ाने के लिए इस कदर मतलब आगे आने लगे, अपनी सेना को मजबूत करने लगे, अपने उद्योग को मजबूत करने लगे, उपनिवेश बनाने लगे, जिस कारण क्या हो गया, लोगों में दो देशों के बीच में युद्ध का कारण बन गया। जैसे फ्रांस और ब्रिटेन के बीच, है ना, 7 वर्षीय युद्ध हुआ था, मैंने पढ़ाया था अमेरिकी क्रांति में। अगला पॉइंट मतलब उग्र राष्ट्रवाद। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना ने एक हिंसक और संकुचित रूप ले लिया था। इसमें लोग अपने देश को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और दूसरे देशों को नीचा दिखाने या उन्हें नष्ट करने को ही गौरव समझते थे। समान जाति, धर्म और भाषा के लोग एकजुट होकर अपना अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की मांग करने लगे, जिससे पुराने साम्राज्यों में अस्थिरता पैदा हुई। कहने का मतलब क्या, वहाँ लोग धर्म को लेकर कट्टरवादी हो गए। मतलब वो अपने धर्म को सबसे बेस्ट समझता था, दूसरे धर्म को हमेशा नीचा गिराना ही उसका गौरव समझ, मतलब उसको गौरव, उसको प्राउड फील करता था। अगर दूसरे धर्म को नीचा गिरा रहा तो अपने धर्म को लेकर प्राउड फील करता था, है ना। धर्म एक ऐसा नशा बन गया था उसमें कि लोग मार काट पर उतर गए थे। तो इसे ही उग्र राष्ट्रवाद कहते हैं। ये कब हुआ था? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। तो इस आंदोलन के क्या क्या कारण है, प्रमुख उग्रवादी आंदोलन हुए, मतलब क्या क्या आंदोलन हुए, कैसे कैसे आंदोलन हुए, समझते हैं। यूरोप में दो बड़े आंदोलनों ने युद्ध का माहौल तैयार किया। पहला क्या था? सर्ब स्लाव आंदोलन, इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिएगा। यह तुर्की और ऑस्ट्रिया हंगरी में रहने वाले स्लाव जाति के लोगों द्वारा शुरू किया गया था। कहाँ कहाँ? तुर्की, ऑस्ट्रिया और हंगरी इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों मिलाकर एक देश था, मतलब उस पर एक ही शासक शासन करता था। वहाँ एक जाति थी जिसका नाम था स्लाव। स्लाव जाति लोग द्वारा शुरू किया गया था। उनका मानना था कि यूरोप के सभी स्लाव लोग एक राष्ट्र हैं। इससे रूस का समर्थन प्राप्त था, मतलब उसे किसका समर्थन प्राप्त था? रूस ने उसे समर्थित कर दिया था, जिससे ऑस्ट्रिया और रूस के संबंध बेहद खराब हो गए थे। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि उसके देश में कोई ऐसा युद्ध हो, लेकिन स्लाव जाति ने क्या कर दिया कि हम सब क्या स्लाव जाति के हैं, जिसका समर्थन किसने कर दिया? रूस ने कर दिया, जिससे ऑस्ट्रिया और रूस के बीच में रिश्ता था क्या हो गया, खराब हो गया। आगे समझते सर्ब जर्मन आंदोलन। इसका उद्देश्य बाल्कन प्रायद्वीपीय में जर्मन साम्राज्य का विस्तार करना था। इसने ब्रिटेन और फ्रांस जैसी अन्य शक्तियों को चौकन्ना कर दिया। बाल्कन समझते हैं, बाल्कन होता क्या, पहले समझते हैं इसको आगे। उग्रवाद और प्रथम विश्व का संबंध। उग्रवाद से प्रथम विश्व का संबंध क्या था, समझते हैं इसको। उग्र राष्ट्रवाद ने यूरोपीय देशों के बीच संदेह और तनाव को इतना बढ़ा दिया कि छोटी सी बात भी युद्ध का कारण बन सकती थी। मोरक्को का विवाद या बाल्कन मुद्दा, हर देश अपनी प्रतिष्ठा के लिए झुकने को तैयार नहीं था। कहने का मतलब है लोग चाहता था अलग अलग देश होना, है ना, अपने भाषा के आधार पर, अपनी जाति के आधार पर, लेकिन कोई देश किसी के दबाव में झुकना नहीं चाहता था, है ना। तो ये भी एक विवाद बना, है ना। तो इस समझते इसमें मोरक्को विवाद क्या था, बाल्कन विवाद क्या था, समझते हैं इसको। मोरक्को विवाद था क्या, पहले ये समझिए आप। यह विवाद मुख्य रूप से फ्रांस और जर्मनी के बीच अपनी धाक जमाने की लड़ाई थी, मतलब अपना पकड़ जमाने का क्या था, एक लड़ाई थी। किसके बीच में? फ्रांस और जर्मनी के बीच में। इसकी पृष्ठभूमि कब तैयार की गई थी? 1904 ईस्वी में एक गुप्त समझौते के तहत ब्रिटेन को मिस्र में अपना, आज इजिप्ट के नाम से जानते हैं उसे, मिस्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की छूट मिली और बदले में फ्रांस को मोरक्को प्राप्त हुआ। कहने ब्रिटेन को मिस्र में व्यापार करने की आज़ादी मिली और फ्रांस को मोरक्को एक जगह है, एक देश है, वो प्राप्त किया उसने, फ्रांस ने। जर्मनी का हस्तक्षेप। अब जर्मनी इसमें क्या हस्तक्षेप करता है? जर्मनी इस बात से बहुत चिढ़ा हुआ था क्योंकि उसे इस बंदरबाट में कुछ नहीं मिला, मतलब जब बांटा गया उसे कुछ नहीं मिला, उसे मिलना चाहिए था। जर्मनी ने मोरक्को की स्वतंत्रता का समर्थन करना शुरू किया ताकि वह फ्रांस के प्रभाव को चुनौती दे सके, मतलब मोरक्को पे फ्रांस का कब्जा था। उसने क्या किया, मोरक्को में वह आग लगाने का काम किया ताकि वो फ्रांस से आज़ाद हो जाए। 1911 में जब फ्रांस ने मोरक्को के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया तो जर्मनी ने अपना कड़ा विरोध किया। इसके महत्व क्या थे? इस विवाद में फ्रांस और जर्मनी के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया और यूरोप को युद्ध के करीब लाकर खड़ा कर दिया। कहने का मतलब क्या है, जो जर्मनी था मोरक्को को क्या किया, फ्रांस के प्रति उत्तेजित किया। उसने बोला फ्रांस का विरोध करो, अपनी आज़ादी के लिए लड़ो, जिस कारण फ्रांस और जर्मनी के बीच क्या हो गया, एक गहरा विवाद पैदा हो गया, जो प्रथम विश्व युद्ध का भी कहीं ना कहीं कारण बना। बाल्कन मुद्दा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाल्कन मुद्दा के कारण ही क्या हुआ था, तत्कालिक कारण बना था प्रथम विश्व युद्ध का। समझिए इसको। बाल्कन मुद्दा असल में यूरोप के एक खास हिस्से की एक उलझन थी। एक बाल्कन प्रायद्वीप है जो यूरोप में पड़ता है, जिसे उस समय यूरोप के बारूद का ढेर कहा जाता था क्योंकि यहाँ छोटी सी चिंगारी पूरे विश्व को युद्ध में झोंकने की ताकत रखती थी। बाल्कन प्रायद्वीप एक बड़ा हिस्सा पतनशील तुर्की साम्राज्य के अधीन था, जहां स्लाव जाति के लोग बड़ी संख्या में रहते थे। इन लोगों के भीतर उग्र राष्ट्रवाद की भावना जाग उठी थी और सर्ब स्लाव आंदोलन के जरिए अपना एक अलग और संयुक्त स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते थे। इस आंदोलन को रूस का पूरा समर्थन प्राप्त था क्योंकि रूस वहां अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था, जबकि ऑस्ट्रिया हंगरी इस राष्ट्रवादी लहर से डरता था क्योंकि उसे लगता था कि इससे उसका अपना साम्राज्य टूट जाएगा। तनाव तब और बढ़ गया जब 1904 में ऑस्ट्रिया ने तुर्की के प्रभाव वाले बोस्निया जैसे क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया, जिससे सर्बिया और रूस बेहद नाराज हो गए। जर्मनी खुलकर अपने दोस्त ऑस्ट्रिया के पक्ष में खड़ा हो गया और उसने रूस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिससे रूस और जर्मनी के बीच नफरत की खाई बहुत गहरी हो गई। अंततः इसी बाल्कन क्षेत्र की राजधानी साराजेवो में जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हुई तो इन पुरानी दुश्मनों और जातीय तनाव से मिलकर प्रथम विश्व युद्ध का रूप ले लिया।
चलिए इसको हम समझते हैं शॉर्ट में। देखिए बाल्कन एक मुद्दा था, बाल्कन एक जगह था यूरोप में, ठीक है ना, उस पर लोग अपना प्रभाव जमाना चाहता था। ये तो मतलब ऑस्ट्रिया और हंगरी के प्रभाव में था। वहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्बसलाव नामक जाति थी, ठीक है ना। तो उसने सर्बसलाव जाति थी जो उसमें कट्टरपंथी भरा हुआ था, मतलब अपने धर्म को लेकर, अपनी जाति को लेकर उसे बहुत क्या था, गौरव था। उसने अपने धर्म के आधार पर एक अलग राष्ट्र की मांग कर दी, जिससे ऑस्ट्रिया और हंगरी डर गया। वह नहीं चाहता था कि उसके क्षेत्र में इस तरह का युद्ध हो, इस तरह का संघर्ष हो। लेकिन रूस ने क्या किया, उस सर्बसलाव जाति का समर्थन कर दिया। उसने बोला तुम मांग करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वह चाहता था कि बाल्कन प्रायद्वीप पर अपना प्रभाव अच्छे तरीके से जमा सके, अपना पैर जमा सके। रूस के बारे में बात करें, ठीक है ना। देखिए अब लास्ट टर्म पॉइंट पर, तनाव तब और बढ़ गया जब 1904 में ऑस्ट्रिया ने तुर्की के प्रभाव वाले बोस्निया जैसे क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। तुर्की का जो कब्जा था बोस्निया पर, उस पर किसने अधिकार जमा लिया, ऑस्ट्रिया ने जमा लिया, जिससे सर्बिया भी देश है, सर्बिया और रूस बेहद नाराज हो गया। जर्मनी खुलकर अपने दोस्त ऑस्ट्रिया के पक्ष में खड़ा हो गया। जर्मनी किधर, ऑस्ट्रिया के पक्ष में खड़ा हो गया, उधर रूस और सर्बिया एक तरफ खड़ा हो गया। खुलकर ऑस्ट्रिया के पक्ष में खड़ा हो गया। उसने रूस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिससे रूस और जर्मनी के बीच नफरत की खाई बहुत गहरी हो गई। रूस और जर्मनी के बीच में क्या हो गया, नफरत हो गया। अंततः इसी बाल्कन क्षेत्र की राजधानी साराजेवो में जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हुई तो इन पुराने दुश्मनों और जातीय तनाव ने मिलकर प्रथम विश्व का रूप ले लिया। इसके बारे में समझेंगे आगे आप। अब समझते हैं प्रथम विश्व का तत्कालिक कारण क्या था। समझिए, प्रथम विश्व की शुरुआत एक हत्या से हुई, जिसने पूरे यूरोप के गुटों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। क्या था, 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ बोस्निया की राजधानी साराजेवो घूमे गए थे, है ना। साराजेवो घूमे, जिस पर ऑस्ट्रिया क्या था, अधिकार था बोस्निया के ऊपर। वहाँ एक क्रांतिकारी ने उनकी और उनकी पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी। चलो ऑस्ट्रिया ने इस हत्या का जिम्मेदार सर्बिया को ठहराया, क्योंकि सर्बिया रूस एक तरफ नाराज था, क्योंकि उसने क्या कर दिया था, बोस्निया पर कब्जा कर लिया था इसने। ऑस्ट्रिया ने इसका जिम्मेदार सर्बिया को ठहराया और उसके सामने कड़ी शर्तें रखी। सर्बिया ने इस शर्तों को मानने से मना कर दिया, क्योंकि वह उसे अपनी आज़ादी का अपमान समझता था। उसने बोला जब मैंने ऐसा काम किया है, मैं यह शर्त क्यों मानूं। परिणाम स्वरूप 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तो प्रथम युद्ध की शुरुआत कब हुई, 28 जुलाई 1914 को, है ना। और रूस ने सर्बिया की मदद का वादा किया था। रूस और सर्बिया एक तरफ था, तो रूस ने सर्बिया की मदद का वादा किया था। तो जर्मनी ऑस्ट्रिया के पक्ष में खड़ा हो गया। देखते देखते फ्रांस और ब्रिटेन भी इस युद्ध में कूद पड़े। मतलब कहने का मतलब क्या है, समझाते हैं, तो समझिएगा। इसे समझाते हैं आपको। रूस हो गया, है ना, रूस हो गया प्लस सर्बिया हो गया, ये दोनों एक साथ खड़ा था, है ना। उसी तरह क्या हो गया, इधर आपका ऑस्ट्रिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, और प्लस क्या हो गया आपका ऑस्ट्रिया देश, ऑस्ट्रेलिया अलग, ऑस्ट्रिया अलग, ये बातें ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रिया का साथ देने के लिए कौन आ गया, जर्मनी आ गया, है ना। तो ये सर्बिया, ऑस्ट्रिया किस पे हमला किया, सर्बिया पे। तो रूस ने क्या कर दिया, सर्बिया का साथ दे दिया, और जर्मनी ने किसका साथ दे दिया, आपका ऑस्ट्रिया का साथ दे दिया। अब इन चारों देशों के बीच क्या होने लगा, युद्ध की शुरुआत हो गई, जो विश्व युद्ध का रूप ले लिया। इधर देखते देखते क्या ले लिया, ब्रिटेन भी क्या ले लिया, ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में क्या हो गया, युद्ध शुरू हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में क्या हुआ, युद्ध शुरू हो गया। तो ये सारे देश आपस में लड़ने लगे, जो विश्व युद्ध का क्या बन गया, कारण बन गया, जिसे प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत भी हम कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं इसके बारे में। प्रमुख गुट और शामिल देश, कौन कौन से गुट शामिल हुए, कौन देश किसके तरफ चढ़ा। प्रथम विश्व युद्ध में मुख्य रूप से दो खेमे आमने सामने थे। प्रथम खेमा क्या था, त्रिगुट, जिसे ट्रिपल अलायंस भी कहते थे। इस गुट का निर्माण जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क ने किया था। जब हम पढ़ेंगे यूरोपीय क्रांति क्लास 10 में समझेंगे इसको अच्छे तरीके से, बस आप इतना समझ लो। इस गुट का निर्माण किसने किया था, जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क ने किया था। इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली शामिल थे। तीन देश थे, कौन कौन से थे, जर्मनी थे, ऑस्ट्रिया थे, हंगरी थे और इटली शामिल थे। हालांकि इटली शुरू में तटस्थ रहा, मतलब अलग रहा, और बाद में अपने स्वार्थों के कारण जर्मनी के खिलाफ युद्धों में शामिल हो गया। युद्ध के दौरान तुर्की और बुल्गारिया भी जर्मनी की तरफ से लड़े। मतलब कितने देश थे प्रथम गुट में, जर्मनी थे, ऑस्ट्रिया, हंगरी थे, इटली थे, और बाद में कौन कौन आ गया, तुर्की और बुल्गारिया भी जर्मनी की तरफ से लड़ने लगे। मतलब ये एक अलग गुट में शामिल हो गया। दूसरा गुट क्या था, त्रिदेशीय संधि, जिसको बोलते हैं ट्रिपल इंटरनेट। यह गुट त्रिगुट के विरोध में बनाया गया था। इसमें फ्रांस, रूस और ब्रिटेन मुख्य देश थे। इसमें तीन देश थे, फ्रांस थे, रूस थे और ब्रिटेन मुख्य देश थे। बाद में जापान और अमेरिका भी इसी गुट की ओर से युद्ध में शामिल हो गए। जापान और अमेरिका भी क्या हो गया, इस गुट में शामिल हो गया प्रथम विश्व में। तो ये दो गुट बट गया। प्रथम गुट में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से देश थे। मान लो प्रथम गुट में मैं एक बार समझाता हूँ आपको। प्रथम गुट में कौन कौन से थे, तो जर्मनी तो था ही, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया, हंगरी था, उसके बाद इटली था, उसके बाद क्या था आपका तुर्की था, फिर उसके बाद बुल्गारिया था। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। इतने देश एक तरफ थे। उसी तरह उधर त्रिदेशीय संधि में कौन कौन थे, ब्रिटेन थे, है ना, ब्रिटेन थे, फ्रांस थे, रूस थे, है ना, ये और बाद में जापान भी क्या हो गया, शामिल हो गए। ये तीन अलग थे। अभी इन लोगों के बीच में क्या शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया। चलिए समझते हैं अब आगे। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी, लेकिन अमेरिका इसमें बहुत बाद 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ। अब समझते हैं अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल क्यों हुआ, इसके बारे में समझना जरूरी है। क्योंकि युद्ध तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था, लेकिन इसमें अमेरिका 1917 में चालू हुआ, 1917 में शामिल हुआ। अब 1917 में शामिल हुआ, 1918 में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। क्यों हुआ, क्या कारण था जो अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में इतना देर से शामिल हुआ, समझते हैं। युद्ध के दौरान जब प्रथम विश्व चल रहा था, तो जर्मनी अपनी यू नौका, मतलब एक उसका बोट था, एक नाव था, जिसका नाम था यू नौका, नामक पनडुब्बियों से ब्रिटिश बंदरगाहों की ओर जाने वाले जहाजों को निशाना बना रहा था। मतलब अमेरिका से जितने भी जहाज अगर ब्रिटिश बंदरगाह की तरफ जा रहे थे, उसको क्या बना रहा था, जर्मनी अपना निशाना बना था, उसे डुबा दे रहा था। इसी क्रम में जर्मनी ने लुसितानिया नामक एक ब्रिटिश जहाज को डुबा दिया। इस जहाज पर अमेरिकी नागरिक भी सवार थे, जिनकी मौत से पूरे अमेरिका में जर्मनी के खिलाफ भारी गुस्सा और तीखी प्रतिक्रिया हुई, और अमेरिका क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया।
अब समझिए आगे, रूस के युद्ध से अलग होने का मुख्य कारण। रूस 1917 में क्या हो गया था, प्रथम विश्व से अलग हो गया था। क्यों हो गया था, क्या कारण था, समझते हैं। रूस का युद्ध से हटना कोई शौक नहीं था, बल्कि उसकी मजबूरी और आंतरिक परिस्थितियों का परिणाम था। पहले क्या था, 1917 ईस्वी में रूस के 6 लाख से अधिक सैनिक मारे जा चुके थे। मतलब प्रथम विश्व युद्ध में 6 लाख से अधिक सैनिक मारे जा चुके थे। युद्ध के कारण रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी और देश में भूखमरी जैसे हालत पैदा हो गए थे। आंतरिक क्रांति मतलब आंतरिक कारण भी रहा। रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई, सत्ता लेनिन के हाथों में आ गई। नई सरकार का मुख्य उद्देश्य था देश के अंदर शांति को स्थापित करना। सत्ता में आते ही लेनिन ने बिना किसी हट जाने और बिना दूसरे क्षेत्रों को कब्जा शांति स्थापित करने का प्रस्ताव रख दिया और वह प्रथम विश्व युद्ध से क्या हो गया, अलग हो गया। अब युद्ध का अंत समझते हैं। युद्ध तो ये था, तत्कालिक कारण क्या था, सारा जेबों में क्या था, फर्डिनेंट का हत्या करने का, ये क्या बना, प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना, है ना। ये तो आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। और क्या था, और अमेरिका कब शामिल हुआ, 1917 में शामिल हुआ। क्यों शामिल हुआ, क्योंकि जर्मनी ने उसके नाविकों उसके मतलब उसके नाव को डुबा दिया, जिसपे क्या सवाल था, अमेरिकी नाविक अमेरिकी लोग शामिल थे, जिसका क्या हुआ, अमेरिका में पूरा विरोध हुआ, जिस कारण अमेरिका को मजबूरन प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा। अब युद्ध का अंत समझते हैं। अंत किस तरह हुआ, 1918 का आते आते केंद्रीय शक्तियां, जिसमें कौन कौन थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और आदि जो थे केंद्रीय शक्तियां की स्थिति बेहद खराब हो गई थी। सैनिक और जनता का विद्रोह, युद्धरत देशों की जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगी और जगह जगह सैनिक विद्रोह होने लगे। जर्मनी के भीतर एक क्रांति फूट पड़ी, जिससे वहां गणराज्य की स्थापना हुई। जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय गद्दी छोड़कर हॉलैंड भाग गया। युद्ध विराम, नई जर्मन सरकार ने 11 नवंबर 1918 को विराम संधि पर हस्ताक्षर किया और इस तरह गोलियां चलना बंद हुई। मतलब जर्मनी में क्या हो गया, आंतरिक युद्ध हो गया, जिस कारण वहाँ का जो शासक था वो भाग गया, जिसका नाम था सम्राट कैसर विलियम, हॉलैंड भाग गया। जो नया शासक है उसने क्या बोला कि अब ये प्रथम विश्व युद्ध क्या करते हैं, हम समाप्त करते हैं। इसने हस्ताक्षर 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर क्या कर दिया, साइन कर दिया और युद्ध की क्या हो गई, समाप्ति हो गई। अब समझते हैं युद्ध की समाप्ति के बाद क्या क्या हुआ, है ना। क्या हुआ, पहला विल्सन के 14 सूत्री मांग थे उसके, विल्सन, वुडरो विल्सन नाम था, अमेरिकी राष्ट्रपति, समझिए इसको। शांति की प्रक्रिया की नींव अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने रखी थी। उन्होंने जनवरी 1918 में शांति का एक कार्यक्रम पेश किया, जिसे 14 सूत्री कहा जाता है। 14 सूत्र बोलते हैं, 14 सूत्री कहा जाता है। इसमें हथियारों की कमी, बेल्जियम की स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना और जहाजों की आवाजाही की आजादी जैसी बातें शामिल थी। इतनी बात रखें कि भैया ये सब होना चाहिए, इस सब पे कोई रोक नहीं होना चाहिए, है ना। एक इसमें पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना। तो इसी के दौरान राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। राष्ट्र संघ को हम भाग 2 वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आगे समझते हैं, पेरिस शांति सम्मेलन 1919 ईस्वी में, वही ध्यान रखिएगा। विजित राष्ट्रों ने इसमें किसकी विजय हुई, अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड, ब्रिटेन जो थे, जो एक तरफ लड़ रहा था उसका विजय हुआ था। और जो था त्रिगुट वो हार गया था, जर्मनी के साथ जो था वो सारा देश हार चुका था प्रथम विश्व युद्ध में। विजय राष्ट्रों ने जनवरी से जून 1919 के बीच पेरिस के उपनगर बरसाई में एक सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में 27 देश शामिल थे, लेकिन मुख्य फैसले 3 देश लिए। कौन कौन से, अमेरिका की तरफ से वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, वुडरो विल्सन, ब्रिटेन की तरफ से कौन थे, लॉयड जॉर्ज, और फ्रांस की तरफ से कौन थे, जॉर्ज क्लीमेंसो थे। ये तीनों मुख्य रूप से वहाँ के अध्यक्ष थे, है ना। बरसाई की संधि में, तो बरसाई की संधि वही पेरिस समझौता ही बरसाई की संधि कहलाता है। बरसाई का एक महल है, उस पे ही क्या हुआ था, समझौता हुआ था। तो बरसाई की संधि कब हुई थी, 28 जून 1919 ईस्वी को। तो समझिएगा, यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही सबसे महत्वपूर्ण और विवादित संधि थी जो जर्मनी के साथ हुई। क्या क्या मतलब था, जब तो मतलब हार गया, जब युद्ध हार गया, जो वो त्रिगुट सम्मेलन वाला जो देश युद्ध हारा, तो उसके साथ बहुत बड़ा क्या हुआ, अन्याय हुआ। उसके सारा जिम्मेवार उसे ही ठहराया गया कि भैया युद्ध के कारण तुम ही हो, तुम्ही के कारण इतना क्या हुआ, देश को हर्जाना झेलना पड़ा, जिस कारण उसे मतलब बेतुका इल्जाम लगाकर उस पर शर्त थोपे गए। समझते हैं इसको। पहला क्या था, जर्मनी को युद्ध का एकमात्र जिम्मेदार ठहराया, उसने बोला कि तुम ही जिम्मेदार हो। उस पर संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव और मजबूर किया गया। अब जो इलाकों की वापसी, फ्रांस को अल्सास लॉरेन का क्षेत्र वापस मिल गया और जर्मनी की कोयला खदानें 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दी गई। मतलब जर्मनी का जो क्षेत्र था उसको बांट दिया गया। सैनिक पाबंदियां, जर्मनी की सेना को 1 लाख तक सीमित कर दिया गया कि 1 लाख से अधिक सेना आप नहीं रह सकते, और उसे वायुसेना और पनडुब्बी रखने पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब एयरफोर्स और पानी जो मतलब थल सेना, जल सेना और वायुसेना रखने पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। भारी हर्जाना, जर्मनी पर 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की विशाल धनराशि का जुर्माना लगाया गया, जो क्या था, एक असंभव आंकड़ा था, जो देना जर्मनी के लिए क्या था, असंभव था। सीधी बात कहा जाए तो इतिहासकारों का मानना है कि बरसाई का संधि ही द्वितीय विश्व युद्ध का क्या था, बीजारोपण था। द्वितीय विश्व युद्ध का ही कारण क्या बना, बरसाई की संधि बना। अगर बरसाई की संधि नहीं होती, अगर होती तो अच्छे तरीके से होती, दोनों देशों पर जुर्माना लगाना था, जो लड़े, जो विजय हुए, जो हारे, दोनों पर लगाना था, ना कि सिर्फ हारने वाले पर। जब हारने वाले पर लगा तो क्या हो गया, ये द्वितीय विश्व युद्ध का एक बीजारोपण था, एक कारण बना। आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध भी हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, इसको समझ जाते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि बरसाई की संधि ने शांति स्थापित करने के बजाय द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण कर दिया था। यह संधि जर्मनी पर थोपी गई एक ऐसी अपमानजनक शर्त थी जिसने जर्मन जनता के मन में बदले की भावना पैदा कर दी। ठीक है ना। यहाँ से विस्तार समझाया गया कि कैसे संधि युद्ध का कारण बनी। मतलब आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे, इसका हम कंटेंट तैयार करके रख चुके हैं, आगे वीडियो में हम बताएंगे तो क्यों हुआ। अब ये बस आप छोटी सी बात आप समझो, धीरे-धीरे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये युद्ध हुआ क्यों, मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ ना, तो उसके बाद ही क्या, हिटलर का क्या हुआ, उदय हुआ। अब हिटलर के बारे में पढ़ेंगे, हिटलर का उदय हुआ, हिटलर ने कैसे जर्मनी पर अपना कंट्रोल किया, कैसे पूरे विश्व में अपना मतलब मार काट मचाया, ये पूरा आपको देखने को मिलेगा द्वितीय विश्व युद्ध में, है ना। तो प्रथम विश्व के कारण क्या थे, तो प्रथम विश्व अगर सरल भाषा में हम कहें तो प्रथम विश्व का कारण था साम्राज्यवाद, औद्योगिक क्रांति, ये सब क्या थे, प्रथम विश्व के कारण थे। तो साम्राज्यवाद मतलब अपना विस्तार, अपना आधिपत्य जमाना, है ना, अपना कब्जा जमाना, जिसके लिए क्या हो गया, औद्योगिक क्रांति हुआ। औद्योगिक क्रांति का नहीं क्या हुआ, साम्राज्यवाद का उदय हुआ। जब साम्राज्यवाद का उदय हुआ तो लोगों में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, है ना, लोग अपने सेना मजबूत करने लगे। और एक बड़ा फैक्टर था सर्बसलाव आंदोलन। सर्बसलाव आंदोलन के कारण क्या हुआ, सर्बसलाव जाति क्या कर दिया, सर्बसलाव जो था मतलब कहने का मतलब बाल्कन प्रायद्वीप था, उसमें क्या था, सर्बसलाव जाति का ज्यादा आबादी था, वो अलग देश की मांग कर रहा था, जिसमें ऑस्ट्रिया हंगरी का क्या था, प्रभाव था। और उस सर्बसलाव को किसने आग देने का काम किया, रूस ने आग देने का काम किया। और जर्मनी की इधर किसके साथ था, ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ था, जिसके कारण क्या हुआ, युद्ध तेजी से बढ़ गया।
और तत्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का जो राजा राजकुमार था उसकी हत्या कर दी गई, है ना? और जो ऑस्ट्रिया था वो क्या लगाया, उस मतलब बोस्निया के साराजेवो स्थान पर हत्या कर दिया गया। इसका इल्जाम किस पे लगाया गया? सर्बिया देश पे लगाया गया, क्योंकि सर्बिया रूस क्या था? ऑस्ट्रिया बोस्निया पे कब्जा कर लिया, जिससे सर्बिया और रूस क्या था? नाराज था, ना खुश था, है ना? यही सब बातें आगे चल के क्या बन गया? प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना, जिसका अंत किस पे हुआ? वर्साई की संधि पे जाकर अंत हुआ। अमेरिका क्यों शामिल हुआ? कब शामिल हुआ? 1 साल के बाद युद्ध ही समाप्त हो गया। अमेरिका जैसे ही शामिल हुआ, सभी लोग क्या कर दिए? अपना अपना हथियार शामिल कर दिए, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली राष्ट्र था। जैसे अमेरिका इस युद्ध को जीत कर वापस आया, तो पूरे विश्व के नक्शे पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अमेरिका उस समय उभरा था। ब्रिटेन से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था वो। अब द्वितीय विश्व युद्ध में भी अमेरिका की प्रभाव रहा, है ना? द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। जो जापान आज अमेरिका के साथ मिलकर लड़ रहा था, वही द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के ऊपर अमेरिका क्या कर दिया? हमला कर दिया। ये सारी बातें क्या थी? बंदरबाट के कारण हुआ, मतलब उपनिवेश के कारण ही हुआ, अपना कब्जा जमाने के कारण ही हुआ, और कुछ नहीं हुआ। ये सारी बातें अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर समझने में कहीं कठिनाई, कहीं तकलीफ हो, तो आप जरूर हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट रखिएगा। धन्यवाद। आप खास करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करने का काम करें।